नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचटेट और रीट के हिंदी के पाठ्यक्रम को। तो दोस्तों, मैं आपसे बता देता हूं कि इस पाठ्यक्रम को हम जल्दी ही बहुत ही कम समय में पूरा करने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम जल्द से जल्द पूरा करवाएं, क्योंकि अगर एचटेट के बारे में देखें तो लगभग एक महीना मानिए, 1 महीने का समय बचा है और इस समय के अंदर हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। तो हम हिंदी के साथ ही जो एसएस के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो जनरल जिनका सब्जेक्ट रहेगा एसएस, उनके स्टूडेंट हैं, और जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष रूप से इन तीनों के लिए जो है ऑनलाइन क्लास की मैं अपने इस चैनल पर व्यवस्था करने वाला हूँ। तो आपसे उम्मीद है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। दूसरा, ये सारे कोर्सेज जो है हमारे, और टेक्स्ट नोट्स और ऑनलाइन फ्री टेस्ट, वो हमारी वेबसाइट जो है www.samarpan.in समर्पण.in जो है, इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना आपने, SAMRPAN.in ये वेबसाइट है। आप इस गूगल क्रोम में जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं और वहां से आपको ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन जो हमारे पीडीएफ वगैरह है वो सारी चीजें आपको वहां से उपलब्ध हो जाएंगी। तो देखिए, शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी को। हिंदी जो है, हिंदी के बारे में हम जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो करने वाले हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, तो हिंदी विषय के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। हिंदी में टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हम करेंगे, और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देंगे ताकि आप वहां से इस टॉपिक के जो है क्वेश्चन आंसर कर सके। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी भाषा जो होती है, भाषा किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर करना चाहिए। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम होती है। हमारे विचार हैं या फिर किसी दूसरे के विचार हैं, वो उनका आदान प्रदान, अदला बदली जो होती है वो किस माध्यम से होती है, वो भाषा के माध्यम से होती है। और भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है लिखित। ठीक है, मौखिक रूप और लिखित रूप होता है। और मौखिक रूप जो है, जिसको हम बोलते हैं, विचारों को अगर बोलकर बताएं तो वो मौखिक रूप है, और अगर हम उसको लिख करके बताते हैं तो वो कौन सा है, वो लिखित रूप है। अब देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ध्वनि और एक होता है वर्ण। ध्वनि और वर्ण जो है उसमें थोड़ा सा फर्क है। ये दोनों ही भाषा की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती हैं, वो या तो ध्वनि होती है या वर्ण होता है। देखिए, दो चीजें आपसे, दो टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्वनि है। अगर भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो वर्ण है। ये दोनों इकाइयां हैं। और देखिए, ध्वनि कौन सी है, जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मौखिक ध्वनि, यानी मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। और जब उसको किसी अक्षर में लिख दिया तो वो लिखा हुआ रूप क्या कहलाता है, वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये बात यहां से क्लियर हुई कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, लिखित रूप है, और ध्वनि क्या है, उसका मौखिक स्वरूप है। इसके बाद में देखिए, वर्ण होता क्या है। वर्ण क्या होता है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके, वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके, वर्ण कहलाता है। ठीक है, 1 मिनट मैं माफी चाहूंगा। की करे बेटा, वो तार ला दिए, बिनु देख नीचे चिपेंगे पन्नो। तो मौखिक और लिखित रूप क्लियर हो गया। इसके बाद में देखिए, वर्ण क्या होते हैं, सबसे छोटी इकाई, जैसे क, च, ल, ये क्या है, ये छोटी इकाई है और इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब बताओ, ए का अब और टुकड़े क्या करेंगे, ई के क्या टुकड़े करेंगे, कुछ टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ये वर्ण है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसके बाद देखिए, वर्ण जो होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, वर्ण के दो भाग हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक तो है स्वर और दूसरा कौन सा है, व्यंजन। वर्ण के दो भाग हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कौन से हैं, देखिए स्वर जो हैं ए,
ई उ री, 4 हैं, इन 4 से ही सारे बनेंगे। अब इन 4 को हम क्या कहते हैं? इन 4 को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनको हम कहते हैं मूल स्वर, इनको हम कहते हैं मुख्य स्वर। ये 4 जो हैं, इन्हीं चारों से बाकी के स्वर बने। कैसे बने हैं कि ए जमा ए से क्या बना, यानी इसका रूप बना आ, ई जमा ई से क्या बना दीर्घ ई, ऊ जमा ऊ से क्या बना ऊ। ठीक है, तो ये जो 4 हैं, इन चारों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, या हम कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक यानी एक मात्रा वाले स्वर इनको हम कह सकते हैं। तो ये ह्रस्व कहें, मूल कहें, मुख्य कहें, एक मात्रिक कहें, तो वो कौन से हैं? ये 4 जो हैं वो एक मात्रिक या ह्रस्व है, यानी जिनको बोलने में कम से कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर हैं, और जिनको उच्चारण करने में, बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके अलावा देखिए ए और ई, पहले 2 जब मिलेंगे तो इनसे क्या बनेगा? ए। इस बात का ध्यान रखना है आपने, ये स्वर संधि में भी काम आएगा। ये सारे के सारे जो भेद बन रहे हैं वो स्वर संधि में भी काम आने वाले हैं। तो ए जमा ई से क्या बना? ए, और ए जमा ऊ से क्या बना? ओ। ओके, इसके बाद में देखिए ए जमा ए से क्या बनेगा? आई, और ए जमा ओ से क्या बनेगा? ओ। ये जो 4 हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, यानी कि ये 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर के बने हैं, भिन्न भिन्न 2 अलग अलग स्वरों के संयोग से बने, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो स्वर हैं, ये हमारे कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ में तो ये सारे ही आएंगे, ये सारे के सारे जो है वो दीर्घ में भी आएंगे, लेकिन दीर्घ के अंदर जो है ये 4 जो हैं ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। तो ये बात हुई स्वरों की। अब इनकी गणना कर लेते हैं, कुल कितने हैं। तो 4 तो हो गए हमारे ह्रस्व। ह्रस्व स्वर को, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ की 3 ये और 4 ये, यानी कुल मिलाकर के 7। ठीक है, कुल की संख्या कितनी होगी? 7 और 4 11। ठीक है, यहां से देखिए 3 क्वेश्चन आपके अलग अलग क्लियर हो गए कि एक तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, दूसरा दीर्घ की संख्या कितनी है? 7 है, और हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो 11 है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए दूसरा जो भाग है इसका, वो दूसरा भाग कहलाता है व्यंजन। ठीक है, ये स्वर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। और एक चीज मैं बता दूं आपको, नोट्स कैसे बनाने इनके, जैसे आप समझ रहे हैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपने इनके नोट्स बनाने हैं। देखिए यहां से कई क्वेश्चन बन गए, लगभग 10-12 क्वेश्चन जो यहां से बन रहे हैं कि ए प्लस ए से आ बन रहा है। ये देखिए 3 क्वेश्चन तो आपके यहां पड़े हैं और 4 यहां पड़े हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन। मूल स्वर किसे कहते हैं? 8। ह्रस्व किसे कहते हैं? कौन से होते हैं? 9। कितने होते हैं? 10। ये कुल मिलाकर के यहां आप ये मानिए कि जो हमने अभी इतनी देर में किया उसके 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। और हमने तैयारी भी ऐसे करनी है, कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमने ये पता लगाना है कि यहां से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, या एग्जामिनर यहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, इसके बाद में ये तो थे स्वर। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन की ओर बढ़ेंगे तो व्यंजन में बात करें तो देखिए ये व्यंजन है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, क ख ग घ, और इसको क्या उच्चारित करेंगे? अंग। क ख ग घ और अंग। अब देखिए यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एक तो इसमें ये और एक है ये, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते। और मुझे जहां तक याद है 2015 के जो पीजीटी वाला था, लेवल 3 का जो था स्टेट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें नासिक्य यानी नाक से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है। तो देखिए दोनों में, दोनों अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। यहां आने वाला ये आएगा, यानी इसको अंग कहते हैं, अंग। ठीक है, तो ये नाक से उच्चारित होता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अंग और ड़ ज्यादातर क्या करते हैं? क ख ग घ ड़ ऐसे बोलते, तो ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना।
ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया आपका, इन दोनों में अंतर क्या है। दूसरा देखिए, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध और न। एक बात का ध्यान रखना है आपने, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं, और अगर आपको आती है अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो संकोच नहीं करना कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं आती, इनका क्रम जो है वो नहीं पता होता, तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से आपको एक इनके क्रम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन तो फाइनल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तो वो उच्चारण स्थान से मिल जाए, क्योंकि ये उच्चारण स्थान में भी काम आने वाले। तो ये क्रम जो है इनका आपको याद होना चाहिए, पहले पर कौन सा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पर कौन सा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए य, र, ल और व, और इधर इनका क्रम भी जरूरी है, श, स और है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। देखिए ये हमारे सारे व्यंजन आ गए हैं। अब देखिए इन व्यंजन में क्या करना है हमने, ये कैसे लेकर के यहां में तक, ये जो है यानी कि एक लाइन में 5 है और इस तरह की 5 लाइनें हैं, यानी 5 गुणा 5, तो ये जो है क्या हो गया 25। ये जो 25 हैं ये क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन आते हैं यहां से एग्जाम में, निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ है, कौन सा ऊष्म है, कौन सा संघर्षी है, कौन सा स्पर्श संघर्षी है, कौन सा मिश्रित है, कौन सा संयुक्त है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये 25 जो है कै से लेकर के मैं तक, यानी ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 25 जो है ये क्या है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में जो आते हैं यानी स्पर्श के जो अंत में हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। य, र, ल, व, ये 4 क्या है, अंतस्थ हैं। इसके अलावा य और व, ये जो दोनों हैं इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है, तो य और व जो है इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद में देखिए ये श है, ये जो है अब जब इनका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, हमारी जिह्वा जो है, हमारे स्वर तंत्री जो है उसमें घर्षण होता है, ऊष्मा होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। घर्षण होता है इसलिए इनको क्या कहते हैं, संघर्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संघर्षी और ऊष्म। तो ऊष्म या संघर्षी कौन से होते हैं, तो ये जो श वाली लाइन जो है ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, संघर्षी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये जो 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कैसे, उससे पहले मैं इधर ऊपर लेके चलता हूं। केवीएस की परीक्षा में ये पूछा गया था इन तीनों शय का क्रम क्या है, यानी पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले ये, उसके बाद में मूर्धन्य, उसके बाद में दंत्य सकार, ये जो शय का क्रम है ये रहेगा। ठीक है, अगर ये तीनों एक स्थान पर प्रयोग होते हैं तो भी, अगर एक ही शब्द के अंदर तीनों शय आने हैं तो फिर इसी क्रम में ये इनका प्रयोग होगा। तो देखिए ये जो है वो शय से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। एक तो ये ऊष्म व्यंजन है, दूसरा ये संघर्षी है, तीसरा इनका क्रम कौन सा, ये 3 क्वेश्चन यहां से उठ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्षय, त्र, ज्ञ और श्रय, ये क्या है, संयुक्त हैं। अब क्षय जो है वो संयुक्त कैसे है, क्षय संयुक्त इसलिए कै और इसमें क्षय जमा ए, ये बना है इन 2 से या 3 से, या कहें कि इसमें कै आधा है और क्षय जो है, अगर ये माने तो ये मान लेते हैं कि क्षय जो है वो पूरा है। इस तरीके से क्षय बनता है। ठीक है, और इसके बाद में त्रय, त्रय में क्या होता है, तय और इसमें रे पूरा है, तय आधा है। ज्ञ जो है इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो इसमें जय और इसमें पूरा ये है। ठीक है, और जो श्रेय है इसमें क्या होगा, श्रेय आधा और रे पूरा। इस तरीके से ये जो शब्द आप देख रहे हैं इधर, ये सारे के सारे पहले आ चुके हैं। पहले देखिए कै देख लें आ चुका है, श्रेय देख लें आ चुका है, यानी कि सारे के सारे पहले आ चुके हैं, इसलिए इनको हम जो है व्यंजन की संख्या में गिनेंगे नहीं। संयुक्त व्यंजन है लेकिन इनको संख्या में नहीं गिनेंगे, यानी इनको मानेंगे नहीं कि ये व्यंजन है, अलग से नहीं मानेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहां से उठने वाले दूसरे क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहां से ये चारों की बनावट कैसी है ये आपको बखूबी पता होना चाहिए, क्योंकि ये दो जगह काम आने वाला है। एक तो ये किसके मिश्रण से बना है ये, दूसरा इनका कि कई बार ऐसे शब्दकोश डिक्शनरी वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से 4 शब्द हैं, कौन सा पहले आएगा। तो वहां पर आप जो अगर ये पता होगा आपको तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डिसीजन कर सकते हैं कि ये पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। ठीक है, वो भी आगे वीडियो में करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा एस्टेट में अगर देखें तो आता रहता है और रीट में भी एक आध बार देखा गया है। तो चलिए अब देखिए इनकी संख्या गिन लेते हैं कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजन हो गए 25, अंतस्थ हो गए 4 और ऊष्म हो गए 4। 25 4 29 और 4 33। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजन की संख्या हिंदी में 33 है और स्वरों की संख्या 11 है। तो कुल कितने हो गए? कुल वर्ण कितने हैं? 44 है। कितने? 44 यानी 44 है। 33 ये 11 ये। अब दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो कैसे मैं तक यानी 5 और 5 25। ठीक है। अंतस्थ की संख्या कितनी है? तो ये 4 हैं। ऊष्म की संख्या कितनी है? 4 हैं। अर्ध स्वर कितने हैं? ये और वह 2 हैं। अर्ध स्वर हैं कौन कौन से? इनकी संख्या क्या है? संयुक्त व्यंजन कुल कितने हैं? संयुक्त व्यंजन किन से, कौन सा व्यंजन किससे बना है? वो सारी चीजें आपने यहां से समझनी है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में कुछ और हैं। जैसे हमने सबसे पहले जिक्र किया था इसमें और इसमें फर्क क्या है। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि यहां आएगा, तो वो कहां आएगा? वो आएगा इस डे के ओब्लिक में। अडे, इसको क्या कहते हैं? डे। और एक होता है ढे के अढ़े। ये जो दो हैं इनको हम क्या कहते हैं? मैं यहां से ये मिटा देता हूं और यहां हम जो है इसको करेंगे कि ड और ड़ और ढ, इनको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका विकास बाद में हुआ इसलिए इनको जो है वो विकसित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए उर्दू फारसी भाषाओं में शब्द प्रयोग होते हैं, उनका थोड़ा सा उच्चारण अलग होता है। क, ख, ख, ज, फ। ये जो हैं ये क्या है? ये जो है उर्दू फारसी के जो शब्द हैं उनको उच्चारित करने के लिए कुछ विशेष अलग से उच्चारित करते हैं, ऐसे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आगत व्यंजन। आगत यानी दूसरी भाषा से आए हुए आगत व्यंजन ये कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में लय जो है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लय को हम कहते हैं पार्श्विक। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। और बहुत बार आया ये। लय जो है वो पार्श्विक है, रे जो है वो कौन सा है? प्रकंपित है, या हम इसको कह सकते हैं लुंठित है। लुंठित का मतलब जब रे का उच्चारण हम करते हैं रे, तो हमारी जिह्वा जो है वो कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। लुंठित यानी कि वो जो हमारा मूर्धा वाला स्थान है वहां से लुढ़कती है, इसलिए लय को क्या कह दिया? लुंठित कह दिया। यानी कि लुंठित जो है इसको कहा गया है। तो ये कुल मिलाकर के हैं। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं इनमें से उत्क्षिप्त कौन सा है, विकसित कौन सा है, आगत कौन सा है, पार्श्विक कौन सा है, प्रकंपित कौन सा है, लुंठित कौन सा है। ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे करके आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। ये हिंदी जो है, हिंदी के पहला जो चैप्टर था वो है। इसके बाद में अगली वीडियो जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है। इसके अलावा जो है वो अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्यस्वर, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर करना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें इस वीडियो को शेयर करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।